नमस्कार, मैं तौहीद अली। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज पर। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक खास मेहमान, बिस्फी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे जनाब फैयाज अहमद साहब। फैयाज अहमद साहब से बात करेंगे और बिस्फी में क्या विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, क्या विकास होना बाकी है, क्या लोगों की समस्या है, उस पर हम खास तौर पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज पर। जी। और पहला सवाल ये है कि आप 2 टर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, 10 साल आप बिस्फी से विधायक रहे। आपने बिस्फी में कितना विकास किया और कितना होना अभी भी बाकी है जिस पर आप ध्यान देंगे? जी, जब बिस्फी में अल्लाह की मेहरबानी से और बिस्फी की आवाम की मदद से उनको बिस्फी का नुमाइंदा बनाया गया, तो हमने देखा सबसे पहला काम हमारा था सड़क की बहुत बहाली थी। इसमें हम कामयाब भी हुए। लगभग हमारा 80% सड़क बन चुका है और 20% भी सड़क स्वीकृत है, अवार्डेड है। जिस ठेकेदार को होना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है से काम नहीं हो पाया, तो भी 20% जब भी आचार संहिता खत्म होगा वो शुरू हो जाएगा। बिजली की बात है, बिजली तो आज जैसे सड़क अहम है वैसे बिजली भी है। सभी के हाथ में मोबाइल है। जब तक बिजली नहीं रहेगा तो उसका चार्जिंग कैसे होगा? तो उसकी वजह से जो है से हम पूरा गांव में, जब शुरू में ऐसा प्रावधान नहीं था, तो हम अपने ऐच्छिक कोष से, जैसे कठेला है, ससरमा है और कई गाँव में हमने अपने ऐच्छिक कोष से बिजली लगाने का काम किया। उसके बाद धीरे धीरे हर एक गाँव में बिजली लग गया। हमको तो एक दिन दमला में घूम रहे थे, एक स्कूल का प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद हम आए तो हमको देख के बहुत खुशी हुई कि वहाँ दमला एकदम पश्चिम तरफ घर में एसी भी लगा हुआ। तो हम देखा एसी लगा हुआ, तो नहायत हमको उस दिन खुशी हुई कि चलिए कम से कम एकदम रिमोट एरिया में भी अब बिजली की वजह से लोग एसी लगा। क्योंकि फ्रिज की भी आजकल का जो टाइम है वो जरूरी है, तो बिजली की भी इसमें हम लगभग हर एक गाँव तक पहुँचाने का काम किए हैं। सर, आपका एक इंटरव्यू हमने देखा था, जी मीडिया को दिया गया इंटरव्यू, और उसमें जो आप कह रहे हैं एपीएससी केंद्र, खासतौर पे अल्टरनेट प्राइमरी हेल्थ केयर का, लेकिन अगर हकीकत बात करें ज़मीनी स्तर पर, तो एपीएससी सेंटर्स की हालत पूरी तरीके से जर्जर है। मैंने खुद एपीएससी सेंटर्स का दौरा किया है, चाहे वो सिमरी हो या फिर औसी हो। आप आने वाले दिनों में एपीएससी सेंटर्स के सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे और अब तक क्यों नहीं सुधार हो सका? देखिए, एपी सेंटर है चाहे पीएससी है, उसमें जो मेन मामला है डॉक्टर और नर्सेस का मामला है, अदर पैरामेडिकल का मामला है। ये डॉक्टर की बहुत कमी है। इसी का मेन ये हो, हम सबसे पहला काम करेंगे, क्योंकि मेरा मेडिकल कॉलेज है, हर एक मेडिकल कॉलेज को एक रूरल हेल्थ सेंटर एंड रूरल ट्रेनिंग सेंटर बनाना लाजमी होता है। उसका जो कंडीशन है 30 किलोमीटर के, तो हमारा नूरचक 30 किलोमीटर के भीतर आ जाता है और वो एक बिस्फी को एक मरकजियत भी हासिल है नूरचक। तो हम कोशिश करेंगे, हम अभी सेंटर डाला है, लेकिन अभी हम अपने उस सेंटर से सेटिस्फाइड नहीं। हम चाहेंगे कि एक हम ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। अगर हमको प्रॉपर जितनी ज़मीन की ज़रूरत है मिल गई, तो हम एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा, चूँकि मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल होगा, वो हम पीएचसी एपीएससी से बेहतर सहूलत याफ्ता। लेकिन सर, आप जो सहूलत देंगे वो आपके एमएमसीएच से लिंक होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पीएचसी केंद्र की अगर हम बात करें बिस्फी में, तो जब बारिश का टाइम होता है तो वहाँ पे 2 से 3 फीट पानी होता है। कोई डिलीवरी पेशेंट चल कर नहीं जा सकती है स्वास्थ्य केंद्र। उसके सुधार के लिए आप क्या करेंगे सर? हम उसके सुधार के उस पर देखते हैं गौर करके कि पानी अगर वाटर लैगिंग होता है तो कहाँ से उसकी निकासी हो सकती है। ऐसा कोई उपाय होगा, अगर मिट्टी फिलिंग करना होगा या फिर नाले का इंतजाम होगा, तो आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया हमको, जो कोई हमको नहीं बताए थे कि वाटर लैगिंग होता है जिसमें। तो हम इसको, अगर अल्लाह ने फिर हमको मौका दिया, आवाम बिस्फी के हमको मौका दी, तो इंशाअल्लाह हम इसके बाद हम उसको पूरा गौर करें कि बिस्फी पीएचसी एक अच्छी हालत में रहे, उसमें वाटर लैगिंग नहीं हो, डॉक्टर हो। हम यहाँ से कोशिश करके रहेंगे कि हमेशा कोशिश करते रहें कि वहाँ डॉक्टर हों। खासतौर पे अगर स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो बिस्फी विधानसभा में सांप काटने से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और ये बहुत बड़ी समस्या है। सांप काटने से लोगों की मौत हो जाती है, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, सांप काटने का जो, और पीएचसी केंद्र में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है सर। तो जो सांप काटने का जो मेडिसिन है या सुई है, वो हम अगर फिर अल्लाह ने मौका दिया
तो हम कोशिश करेंगे कि उतने मिकदार में PSC मिल जाए। हमारा भी शुरू हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे हमारे यहाँ रहे, और हमारा भी जो MMC का वो सेंटर होगा फ्री सेंटर होगा, उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा। अभी भी हमारा चल रहा है, कोई पैसा नहीं चार्ज करता। और एक अहम सवाल सर, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो बिस्फी ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पे है। एक छोटा काम करवाने के लिए भी 100 से 200 रुपये, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 600 रुपये घूस देना पड़ता है और तब जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। आप विधायक हैं और आप बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब तक ये कंट्रोल नहीं हुआ। आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या रोड मैप है? देखिए, अभी अफसरशाही चल रहा है, और जो बात आपने बताया हमको कोई बताया नहीं था। अगर बताते तो हम हाई लेवल पर, DM साहब के लेवल पर और हाई लेवल पर हम ये करते तो उसको कराया। तो हमको जानकारी इसकी नहीं मिली कि सब कामों में भ्रष्टाचार है, लोग बगैर पैसा के नहीं करते हैं। अगर फिर अल्लाह ने हमको मौका दिया, उनकी मेहरबानी रही, आवाम की मदद रही, तो इंशाअल्लाह इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बिस्फी भी एकदम साफ शफाफ हो, कोई घूसखोरी नहीं चले। इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे, अच्छे अफसर को लाएंगे। एक और अहम सवाल सर, विपक्षी आप पर उठाते रहते हैं, जो भी विपक्षी नेता हैं आपके, चाहे वो बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल हो या कोई भी दूसरे नेता हो, कि आपके जो BEd कॉलेज हैं वो माइनॉरिटी के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए वो कॉलेज का शायद मिला हुआ है, और लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पर बिस्फी के जो मुस्लिम लड़के हैं या माइनॉरिटी के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है, और उन लोगों से भी फीस चार्ज किया जाता है, नॉर्मल फीस। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के उसका फीस गवर्नमेंट के जरिए तय किया। BEd का भी फीस गवर्नमेंट तय की है, हम लोगों ने नहीं तय किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट तय की है, राजभवन से तय किया गया है। उसके बावजूद भी जो बच्चे मेरे यहाँ दाखिल हुए हैं, अगर वो रुजू करते हैं तो हम छोड़ते हैं। आप पूरे बिहार में या कहीं भी चले जाइए, पब्लिक स्कूल में 1 रुपया नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं कलम खोल के रहता हूँ, जब हम यहाँ बैठते हैं, जो जैसा हमसे गुजारिश किया, हम पब्लिक स्कूल में पैसा छोड़ेंगे। हमारे मुलाजिम लोग कहते हैं कि अगर सर 30 दिन रेगुलर आप बैठ जाइए बाहर, तो हम लोग को सैलरी तक नहीं मिलेगी। हम उनको बताने का काम करते हैं कि हम छोड़ने पर, माफ़ करने पर जो है से सैलरी का और जो दीगर परेशानी नहीं होती उसमें और फर्क नहीं होता है। हम तो आपको मेडिकल कॉलेज का ही मिसाल दिया, कहीं भी आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज में 1 रुपया नहीं छोड़ा। मेरे मेडिकल कॉलेज में 1 से 2 बच्चे का हमने 100% फ्री किया, यहाँ तक कि खाना भी फ्री किया हमने। ये बेबुनियाद लोग बताते हैं, और अगर हम पैसा नहीं लेंगे जो गवर्नमेंट का तय किया हुआ, हम कुछ उसमें भी आप चले जाइए, कम से कम 10 से 20 बच्चा ऐसा होगा जिससे हमने नहीं भी लिया होगा, मामूली लिया होगा, या कुछ नॉमिनल हमने लिया होगा 10-20 बच्चे। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। एक और जनता का सवाल है सर आपसे, खासतौर पे खैरी बांका के युवाओं का सवाल है ये, कि खैरी बांका के कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए आपको कितनी बार अप्रोच किया गया? दूसरी चीज़, खैरी बांका में हाई स्कूल नहीं है, हालांकि बड़ा पंचायत है, काफ़ी आबादी है, लेकिन वहाँ पे अब तक हाई स्कूल नहीं हो पाया। हाँ, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ के कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जाएगी और वहाँ पे हाई स्कूल का निर्माण हो जाएगा? ऐसा है, कोई भी मसला तो आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव को पूरा ध्यान दिलाना होगा, तभी काम हो पाता है। क्योंकि हमारे पास तो 400 के लगभग गाँव हैं, तो इस बीच में 1 महीना कबल ये हमारे नॉलेज में दिया गया कि उसकी घेराबंदी होनी चाहिए। तो हमने कहा कि तो बहुत डिले हो गया, अब तो 10 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगा, ये पहले आपको देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के सतह से नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पर जो होता है, जहाँ DM और SP की कमेटी है, वो वैसे ही कब्रिस्तान को टेकअप किया जाता है जो सेंसिटिव होता है, और उसकी एक लिस्ट बनाई हुई, क्या लिस्ट है सो तो प्रशासन ही बताएगा। तो हम कहा कि जैसे पता ना मामला उलझ जाता है, तो वहाँ हम ऐच्छिक कोष से उसको गिराने का काम किया। ऐसे ही कहते हर एक बार भी तुम बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, अपना घेराबंदी तो नहीं हो सकती है। हम कहा कि फिर आप इंतज़ार कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह अगर फिर हमको खादिम बनाया और आप लोगों की मेहरबानी और आप लोगों के साथ रहा, तो फिर हर साल इसको टारगेट करेंगे, पूरा मेजर करा करके जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि 2, 3, 4 साल में वो आपका सब काम हो जाए। चूँकि 3 करोड़ रुपया होता है, उसमें 400 गाँव बहुत सारा इसेंशियल काम होता है, किसी भी गांव में पड़ जाता है,
तो उसको करेंगे वो कर दीजिए। जहाँ तक हाई स्कूल का बात है, पूरा कोशिश किया कि 4-5 कट्ठा भी ज़मीन हो, चूँकि 1 बीघा शर्त है किसी भी हाई स्कूल में रखें। हम तो 3 जगह 5 कट्ठे 6 कट्ठे में बनवा दिया, क्योंकि इसका मसला एक अहम और दूसरे टाइप का था। फिर भी हम इस बीच में भी बड़ा हो गया, बच्चे लोग भी बैठे थे, तो ये मसला है। हम कहा कि बाबू कोई भी आदमी 1-1.5 कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन लगाओ, 5 कट्ठा ज़मीन लगाओ, अगर नहीं होता है तो खरीदो, हमसे भी उसमें शेयर लो और खरीद के लाओ, हम हाई स्कूल बनाएंगे। देखिए पिछला टोला में हो गया, तो यहाँ भी हो जाता। एक और अहम सवाल सर, अगर 20वीं विधानसभा की बात करें तो युवाओं को खेल के लिए अब तक फील्ड या मैदान उपलब्ध नहीं हो सका। ऐसा कहा जा रहा था कि खंगरेटा हाई स्कूल में ग्राउंड की व्यवस्था की जाएगी आने वाले दिनों में, लेकिन आपके 10 साल के प्रतिनिधित्व में वो चीज़ नहीं देखा गया। कब तक युवाओं को ग्राउंड मिल जाएगा? हम इस बार कोशिश किया था, जो खंगरेटा हाई स्कूल के सामने वाला जो मैदान है, जिसमें जामुन का पेड़ सब बहुत लगा हुआ है, हमने हेड मास्टर को कहा था कि आप डीओ से परमिशन लीजिए कि चूँकि ये स्टेडियम को दे दिया गया है, खेल कूद का कोई दूसरा प्रबंध नहीं है, तो इसको सेल आउट करा दिया जाए पूरी जामुन को। अगर जब तक स्टेडियम नहीं बनता है तब तक उसको अवामी लेवल पर ही ठीक करके खेलने के लायक बना दिया जाए। तो अब हेड मास्टर साहब डीओ को लिखे यहाँ से परमिशन ऑफिसर। जिस तरीके से 20वीं विधानसभा एक बाढ़ग्रस्त एरिया है और 20वीं विधानसभा के लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि ख़ास तौर पे जब आपदा का टाइम होता है, चाहे वो कोरोना महामारी का टाइम हो या फिर बाढ़ का टाइम हो, जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से दूर चले जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं। और आप पर भी कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है सर कि आप आपदा के टाइम में लोगों के बीच नहीं दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस बार कोरोना के टाइम में तो हम खुद ही भी 1 महीना के लिए बीमार थे, और इस बीमारी में हमको तो इजाज़त नहीं थी क्षेत्र में जाने की, इसलिए हम क्षेत्र में नहीं गए। अब बाढ़ के टाइम में तो हम जाते ही रहते हैं। इस बार चूँकि कोरोना का मामला था, हम खुद भी बीमार पड़े हुए थे, तो हम मुनासिब और डॉक्टर की राय हमको इजाज़त नहीं दी इलाके में घूमने के लिए, इसलिए हम नहीं जा सके। तो ये थे जनाब फयाज़ अहमद साहब। बदलता हिंदुस्तान के साथ ये बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।